हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मोहम्मद गौरी को पढ़ा था और उसको हम लोगों ने उस चैप्टर को खत्म किया था। और अब हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में 4-5 वंश हुए थे। उनमें से हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पढ़ेंगे वो है गुलाम वंश। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश वो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं हम लोग गुलाम वंश। यहाँ पे मैं आपको इस वंश के बारे में 4-5 बातें बताऊंगा और वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो इसके क्या हुए थे? 3 उपभाग हुए थे। इसके 3 उपभाग, गुलाम वंश के 3 उपभाग थे। उपभाग 3 कौन कौन से थे? इसके 3 उपभाग थे। सबसे पहला उपभाग ममलूक वंश। ममलूक वंश। दूसरा उपभाग प्रथम इल्बरी वंश। तीसरा उपभाग इसका द्वितीय इल्बरी वंश। तो ये 3 इसके उपभाग हुए थे। और ये जो ममलूक वंश है, सबसे पहले तो ये गुलाम वंश कहां से कहां तक चला? ये 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक। तो ये जो ममलूक वंश है ये 1206 में शुरू होता है। 1206 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक प्लस उसके उत्तराधिकारियों द्वारा ये वंश यहां तक चलता है। और प्रथम इल्बरी वंश ये है इल्तुतमिश वाला, और ये 1211 से 1265 तक चलता है। ये इल्तुतमिश वाला, इसका क्या है? इल्तुतमिश प्लस उत्तराधिकारी। और ये 1211 से 1265 है। 1265 तक है। और द्वितीय इल्बरी वंश ये बलबन वाला, बलबन का नाम सुना होगा आपने, खतरनाक शासक हुआ था। ये 1266 से 1290 तक। तो ये यहाँ पे ये गुलाम वंश इतने हुए थे। तो चलिए यहाँ पे इनको नोट कीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और मैं इनको मिटा देता हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो इसके 3 उपभाग हुए थे ना, तो सबसे पहला ममलूक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, तो इसको हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो सबसे पहले तो इनको ममलूक किसने कहा, ये बात याद रखनी बहुत ही जरूरी है भाई। ममलूक वंश तो किसी ने तो कहा होगा। तो ममलूक, ये ममलूक प्रसिद्ध इतिहासकार हबीबुल्लाह ने ममलूक कहा। ये प्रसिद्ध इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इनको ममलूक कहा था। ममलूक का मतलब क्या होता है? ममलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। स्वतंत्र माता पिता की संतान। अब स्वतंत्र माता पिता की संतान का यहाँ पे मतलब क्या है? मतलब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये मतलब ये इसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का। उस कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता मोहम्मद गौरी के गुलाम नहीं थे, इसका मतलब है ममलूक।
मतलब मोहम्मद गौरी का गुलाम केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, उस कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता मोहम्मद गौरी के गुलाम नहीं थे। इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र माता पिता की संतान, और इसे कहा जाता है ममलूक। ये कहा था हबीबुल्लाह ने, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हबीबुल्लाह ने ऐसा कहा था इनके बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इस गुलाम वंश का संस्थापक। तो अब हम लोग यहाँ पे गुलाम वंश सही से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं संस्थापक। क्या लिखते हैं? संस्थापक। यहाँ पे संस्थापक, संस्थापक स्थापित करने वाला। तो संस्थापक है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे कुछ पढ़ना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी थी लाहौर। मतलब लाहौर से ये राज करता था, शासन चलाता था। तो इसकी राजधानी थी लाहौर। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, दिल्ली सल्तनत है ये कहाँ कहाँ पर थे? सब मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तरी क्षेत्रों के मतलब उत्तरी जो विजित क्षेत्र थे, उत्तरी भारत, वो दिल्ली सल्तनत थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी जो उत्तरी भारत के जो इलाके जो जीते थे ना मोहम्मद गौरी ने, उनका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया। तो वो वहां पे राज करता था लाहौर से। और मतलब गौरी द्वारा विजित उत्तरी भारत, कहाँ कहाँ पे? गौरी द्वारा विजित उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर। उत्तरी भारत ऐसा लिख सकते हो आप, उत्तरी भारत के क्षेत्र। ये यहाँ पे इसका शासन क्षेत्र था, जहां पर ये लाहौर से शासन चलाता था। अब यहाँ पे हम लोग इसकी उपाधि, हर शासक की कोई ना कोई उपाधि होती है। तो उपाधि इसकी क्या थी? इसकी उपाधि थी लाख बख्श। क्या उपाधि थी? लाख बख्श। लाख बख्श, ये इसकी शानदार उपाधि थी। और यहाँ पे आपको एक बात स्टार लगा के लिखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और दूसरी उपाधि है इसकी मलिक। मलिक, ये इसकी दो उपाधियां थी। चलिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये वैवाहिक नीतियों के कारण से जाना जाता है। कौन सी इसकी प्रसिद्ध वैवाहिक नीतियां थी, उनके बारे में ये उनके मतलब ये जाना जाता है। तो हम लोग इनके वैवाहिक नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो इसमें आप ही का नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो ये आपको सोचना है कि नोट करना है या नहीं, हमारा काम है यहाँ पे आपको बताना। हम बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाते हैं ऐबक की वैवाहिक नीतियां। ऐबक की वैवाहिक नीतियां। कौन सी नीतियां? वैवाहिक नीतियां। तो वैवाहिक नीतियां इसकी, ऐबक की क्या थी? 3 पुत्रियां थी। ऐबक की क्या थी? 3 पुत्रियां। कहीं की किताबों में तो मतलब एक को बहन बताया गया है, 2 पुत्रियां बताई गई है। तो ये अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया गया है। तो यहाँ पे क्या इसकी 3 पुत्रियां थी, 3
पुत्रियां, 3 पुत्रियां थी। तो ये क्या करता है, इनकी अलग अलग जगह पे अलग अलग शासकों से शादियां करता है। सबसे पहली जो लड़की थी उसकी शादी की थी इसने नासिरुद्दीन कुबाचा से, नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा। और दूसरी जो इसकी बेटी थी उसकी शादी, और तीसरी यहाँ पे दूसरी इसकी बेटी की शादी की थी इसने यल्दोज से, यल्दोज से। और तीसरी इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश से। ये कहाँ का शासक था, ये बदायूं का, बदायूं, ये सिंध का। एक बात आपको बदायूं के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, बदायूं मध्यकालीन भारत, ये तो बदायूं है ना, ये मध्यकालीन भारत की सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक राजस्व देने वाली रियासत थी। बदायूं के बारे में आपको याद रखना है। यहां पे मैं इसके बारे में लिखना, यहां पे स्टार लगा दूं, मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक राजस्व देने वाली रियासत, इसको क्या कहा गया, अक्ता, अक्ता। और यहाँ का अक्तादार कौन था, इल्तुतमिश। और बदायूं सर्वाधिक राजस्व देने वाली रियासत थी और जिसे कहा गया अक्ता, और यहाँ का अक्तादार कौन था, इल्तुतमिश। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं नासिर, इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई, तो इसकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ऐबक की मृत्यु, सॉरी यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। ऐबक की मृत्यु, ऐबक की मृत्यु, सबसे पहले तो यहाँ पे मृत्यु हुई कहाँ पे, मृत्यु हुई थी लाहौर में, लाहौर में। और कब हुई थी, 1210 में, 1210 में। और कैसे हुई थी, इसकी मौत का कारण क्या था, ये क्या कर रहा था, लाहौर के अंदर चौगान, जिसको आधुनिक भाषा में पोलो कहा जाता है, खेलते हुए घोड़े से गिर करके मर गया। तो यहाँ पे कारण आपको लिखना है, लाहौर में या फिर सीधा ही लिख दो, चौगान या पोलो, पोलो भी आ सकता है एग्जाम में। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके, घोड़े से गिर कर मृत्यु इसकी हो गई थी, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऐबक की मृत्यु के बारे में ये 3 बातें आपको याद रखनी है और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कब और कहाँ हुई थी ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, इसने कहाँ कहाँ पे क्या क्या निर्माण करवाया था। तो इसके निर्माण कार्य भी काफी फेमस है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो चलिए मैं थोड़ा मार्कर अलग ले लेता हूं और यहाँ पे लिखते हैं ऐबक के निर्माण कार्य। ऐबक के निर्माण कार्य कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे इसने निर्माण करवाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, चलिए मार्कर चेंज करते हैं, और सबसे पहले एक इसने मस्जिद बनवाई थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद।
कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, नाम याद रखना है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और ये कहाँ पे बनवाई थी? ये मेहरौली दिल्ली, मेहरौली दिल्ली, ये मेहरौली दिल्ली में इसने बनवाई थी ये मस्जिद। और दूसरा इसका एक और निर्माण कार्य है, वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। दिन का झोंपड़ा एक्चुअल में ये इसका निर्माण कार्य नहीं है, ये इसका मतलब इसने कन्वर्ट की थी इसको। ये सबसे पहले ये क्या थी? ये एक संस्कृत पाठशाला थी। और यहाँ पे अभी भी आपको याद होगा, पढ़ा होगा, यहाँ पे इसकी दीवारों के ऊपर हरिकेली नाम का एक नाटक लिखा हुआ है। और अजमेर के जो शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, वह उनके द्वारा ये नाटक यहाँ पे लिखा गया है इनकी दीवारों पे, इस 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पे। और ये पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। तो ये कहाँ पे है? ये अजमेर में है, अजमेर में है ये। और यहाँ पे इसके बारे में आप ये भी लिख लो, यहाँ पे इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है? यहाँ पे एक 2.5 दिन का उर्स भरता है, 2.5 दिन का उर्स किसका भरता है? पंजाब शाह का। सूफी संत पंजाब शाह का यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स बनता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और ये पहले क्या थी? पहले यह एक संस्कृत पाठशाला थी, पाठशाला थी। ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी दीवारों पर, इसकी दीवारों पर एक नाटक लिखा हुआ है, उसका क्या नाम है? हरिकेली, हरिकेली नाटक। किसके द्वारा लिखा गया? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ये बातें आपको इनके बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है इसके बारे में। और अब हम लोग चलिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आपको लीजिए। और अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुतुब मीनार के बारे में। यहाँ पे क्या होता है? ये कुतुब मीनार का केवल निर्माण कार्य शुरू कर पाता है, फिर उसको खत्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुतुब मीनार। कौन सी? कुतुब मीनार, 3 नंबर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार कहाँ पे है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार का केवल निर्माण कार्य शुरू, यहां पे लिख लो, केवल निर्माण कार्य शुरू, केवल निर्माण कार्य शुरू कर पाता है। और इसका निर्माण कार्य को समाप्त कौन करता है? इसको संपूर्ण कौन करता है? वो करता है इल्तुतमिश। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे ये क्यों बनवाई? बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी या बख्तियार खिलजी, बख्तियार काकी की याद में, ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बख्तियार काकी को आप बख्तियार खिलजी भी कह सकते हो। और अब यहाँ पे 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, इसने ये निर्माण कार्य शुरू किया। अब आगे एक शासक आता है आराम शाह, जिसका जिक्र तो मतलब ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि वो उसका बेटा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, बस ये ऐसा बताया गया है कि वो एक शासक इसके बाद में वो बना था। अब वो कौन था, क्या था, कुछ पता नहीं है, कहीं पर मैंने तो नहीं पढ़ा है उसका जिक्र कहीं पर भी कि उसका बेटा है। फिर भी यहाँ पे किताबों में दे रखा है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद में एक शासक आया था आराम शाह, तो अलग मार्कर से लिखते हैं आराम शाह, हेडिंग लगाओ आराम शाह।
आराम सा। ये कब आता है? ये आता है 1210 में, 1210 में। और ये क्या करता है? ये इसको कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सरदारों द्वारा इसको चुना जाता है। और लाहौर के सरदारों द्वारा इसको चुना जाता है। किसके द्वारा? लाहौर के सरदारों द्वारा। फिर क्या होता है? ये 8 माह तक शासन करता है। ये क्या? 8 माह तक, 8 माह तक शासन करता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? लाहौर के सरदारों को शायद इसकी ये नीतियां समझ में नहीं आई होगी या पसंद नहीं आएगी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। इल्तुतमिश को आमंत्रित किया यहाँ पे, और 8 माह तक इसका शासन चला। फिर इल्तुतमिश ने इसको क्या किया? इसको पराजित किया और यहाँ का शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश। फिर क्या शुरू हो जाता है? प्रथम इल्बरी वंश। तो यहाँ पे गुलाम वंश यहीं तक चलता है और फिर प्रथम इल्बरी वंश शुरू हो जाता है, और वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप लोगों के लिए एक सूचना है, 5 अगस्त को लाइव टेस्ट होने वाला है हमारे ऐप के ऊपर और हमारी वेबसाइट के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का। ऐप, उसी वेबसाइट पर आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? वेबसाइट पर विजिट करना है, 5 अगस्त का इंतजार करना है। जैसे ही 4 अगस्त को आपको हर चीज समझा दी जाएगी, वीडियो बना करके कैसे टेस्ट होगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और 5 अगस्त का आपको ध्यान रखना है, तैयारी करनी है जम करके, लाइव टेस्ट देना है आपको। और उस टेस्ट में जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पाएगा उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा salasathi.com की तरफ से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।